हाँ तो छात्र छात्राओं, मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है, मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। समझ गए? मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। न थके पैर न हिम्मत हारी, न थके पैर न हिम्मत हारी, जज्बा है कुछ बनने की तो सफ़र है जारी। हाँ तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। ये अध्याय 10 का है, पाठ 10 का है, बीटीसी के पाठ 10। हाँ तो देखिए, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में 2011 का 14वां प्रश्न, इंटर एग्जाम 2013 का 12वां प्रश्न, इंटर एग्जाम 2015 का 13वां और में ये आया है, अथवा में आया है। कैसे आया है भाई? तरंग प्रकाशिकी से हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझावें तथा इसके आधार पर अपवर्तन या परावर्तन नियमों को स्थापित करें, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। हाँ तो आइए चलते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन वेव थ्योरी। प्रकाश तरंगों की गति के लिए भी द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता है ना, यानी प्रकाश को चलने के लिए कोई द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए, ठोस द्रव गैस कुछ चाहिए, किंतु यह निर्वात से भी तो गुजरता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे भी स्थान है जो निर्वात है, हवा भी नहीं है, फिर भी तो प्रकाश हमारे पास आ जाता है। क्या कारण है? जबकि पहले से मालूम है कि प्रकाश चलने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता है। अतः हाइगन ने एक माध्यम को माना, कहाँ पर? जहाँ कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है, उसके लिए, यानी सभी जगहों के लिए उन्होंने एक माध्यम मान लिया हाइगन ने, वो काल्पनिक माध्यम जिसका नाम है ईथर। ईथर की कल्पना की, जो निर्वात तथा सभी पदार्थों में समान रूप से पाया जाता है। ये कम घनत्व के प्रत्यास्थ ठोस हैं। ईथर के कण कैसे हैं? कम घनत्व के प्रत्यास्थ ठोस हैं। हाइगन के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। हाइगन ने साबित किया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, किंतु प्रयोग से साबित हुआ कि प्रकाश अनुप्रस्थ है ना, प्रयोग से साबित हुआ कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अतः इस सिद्धांत की मान्यता नहीं मिली, इन्हें नकारा गया। फिर भी हम लोग थोड़ा इसकी जानकारी रखेंगे, वो वैज्ञानिक ने मेहनत किया था तो उनकी यादगारी के लिए थोड़ा हमें जानकारी रखनी है। तो अभी साबित हो गया है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और हाइगन ने कहा था कि अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसलिए उनकी मान्यता नहीं दी गई। हाँ तो अगला प्रश्न है 2014 का 37वां प्रश्न, 2016 का 13वां प्रश्न, 2018 का 17वां प्रश्न। कैसे पूछा? तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें। हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसकी मदद से अपवर्तन या परावर्तन नियमों को स्थापित करें। हाँ तो भैया अभी हम तरंगाग्र के बारे में जानेंगे और परावर्तन अपवर्तन के नियमों को हम बाद में साबित करेंगे। हाँ तो क्या है तरंगाग्र? तरंग जोड़ अग्र यानी आगे का भाग, तरंग के आगे का भाग, वेव फ्रंट। समान कला में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक पृष्ठ तरंगाग्र कहलाती है। हाँ तो देख लीजिए, ये ईथर का कण है और ये ईथर के कणों को स्पर्श करने वाली एक लाइन खींची गई है। इसी लाइन को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। जैसे ये सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से चलने वाली ये सब किरणें हैं और ये किरणें ईथर के कण के माध्यम में चल रही हैं और इन कणों को स्पर्श करने वाली एक रेखा खींची गई है और इसी रेखा को हम कहते हैं तरंगाग्र। यानी समान कला में रहने वाली ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक पृष्ठ तरंगाग्र कहलाती है। ये कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं, तो ये काल्पनिक सत्ता है। हाँ भाई, तो अगला हमारा इसमें है टॉपिक हाइगन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या है इसके सिद्धांत? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु
द्वितीयक स्रोत बन जाता है। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है। और जैसे कि यहाँ फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में ये स्रोत है और ये ए बी क्या है, प्राथमिक तरंगाग्र है। और प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है और उसके चलते एक और द्वितीयक तरंगिका पैदा हो जाती है। ये है ए डैश बी डैश, ये द्वितीयक तरंगिका है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। हाँ, तो देखिए भाई, इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है और अपने समीप के इथर के कोणों को गति प्रदान करता है। अतः द्वितीयक स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। यानी यह द्वितीयक स्रोत से उत्पन्न होने वाली जो तरंगिका है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। ये प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगिका, ये तो तरंगाग्र कहलाती है ना। और इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है और इससे एक और तरंगिका जो पैदा होती है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिका, सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाँ, तो प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है और अपने समीप के इथर कोणों को गति प्रदान करता है। अतः द्वितीयक स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। चित्र में एस का, ये स्रोत है, स्रोत एस का ए बी प्राथमिक तरंगाग्र है। यह ए बी क्या है, प्राथमिक तरंगाग्र है। ए बी प्राथमिक तरंगाग्र है तथा ए डैश बी डैश, यह ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या है, द्वितीयक तरंगिका है। हाँ, तो भाई आपने समझ लिया होगा कि प्राथमिक जो स्रोत है एस, उससे हम प्राथमिक तरंगाग्र प्राप्त करते हैं और यह प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक अलग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका पैदा होती है। और यही द्वितीयक तरंगिका यह सेकेंडरी वेव फ्रंट है। स्पर्श करने वाली, इथर के कोणों को स्पर्श करने वाली यह रेखा है। इसमें भी इथर के कोणों को स्पर्श करने वाली रेखा है, जो कि हाइगन ने ये माना था। और तब ये प्राथमिक तरंगाग्र है और यह द्वितीयक तरंगिका है। तो फिगर आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आपने समझ लिया भाई। तो अब अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही पर हम समाप्त करने वाले हैं। हाँ, तो एक बात तो आपको भूल ही गया भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे आप भी, तो आपको मैं याद दिला दूं कि आप भूले नहीं। थोड़ा मुझे भी उत्साह जगाने के लिए, मुझे जुनून और जोश पैदा करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करके मुझे यह संदेश दे सकते हैं और या कमेंट कर सकते हैं। तो आप उसे मुझे सचेत कर दें कि आगे मैं इस तरह से आपको और भी वीडियो डालता रहूँ, अच्छी जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी मैंने डाला है भाई, सब एग्ज़ाम में आया हुआ और एग्ज़ाम में तहलका मचाया हुआ, धूम मचाया हुआ, सो बड़ी खोज करके आपके सामने में प्रस्तुत किया है। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो धन्यवाद बच्चों।